हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई अपने चैनल अमित स्वाई पे इसमें फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, यानी पिछले टॉपिक में हमने पूरा किया विद्युतीय प्रतिरोधकता तथा चालकता। और आज का टॉपिक आप हेडिंग से समझ चुके होंगे कौन सा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो जो मटेरियल से जो मेटल्स हैं, नॉन कंडक्टर्स हैं, फिर या फिर तो कंडक्टर है यानी कि या फिर तो सेमीकंडक्टर है, तो इन सभी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ में इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री होते हैं और कुछ के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल होते हैं, यानी कि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो अपने एटम से बाहर आके मूव करते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसकी एवरेज वेलोसिटी यानी कि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था रेजिस्टेंस और फिर आज हम देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद हम वापस इस टॉपिक पे रिटर्न आएंगे। रेजिस्टेंस क्या है और मूवमेंट कैसे होता है। तो सपोज करो ये एक रोड है, नियर अबाउट इस रोड की जो डिस्टेंस है मैं 5 किलोमीटर ले लेता हूं। अब इस 5 किलोमीटर के रोड पे सपोज बहुत सारे हर्डल्स लगे हुए हैं, यानी कि बाधाएं हैं ये, और हर 500 मीटर पे एक ऐसे हर्डल लगा हुआ है, हर 500 पे एक लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां से तुम चलना शुरू किए तो क्या होगा, अगर तुम यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी यानी कि u या v वेलोसिटी से अगर तुम यहाँ पे चलना शुरू करोगे, तो सपोज तुम u वेलोसिटी चलना शुरू किए तो तुम क्या होगा, यहाँ से चलोगे, यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। फिर तुम अपनी एस्केलेशन फिर एस्केलेट करोगे वेलोसिटी का, यानी फिर अपने स्पीड को एस्केलेट करोगे, फिर यहाँ से वापस से तुम्हारी वेलोसिटी चेंज होगी। फिर कुछ देर तक चलोगे, फिर से वेलोसिटी चेंज होगी, फिर चलोगे, फिर चेंज होगी, फिर चलोगे, फिर चेंज होगी। इस तरह से बार बार क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं तुम्हारा एक्सेलरेशन फाइंड करूं तो उसमें वेरिएशन मैक्सिमम आएगा, उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा उसमें वेरिएशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, किसी दो पॉइंट के इन पॉइंट के बीच की अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करूं तो उसमें वेरिएशन कम होगा और एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो यही रीजन है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी कंडक्टर्स के अंदर, फ्रीली मूव करता है, ठीक है, या कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी रखने वाले मटेरियल्स के अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, तो ऐसे कंडीशन पे उसके एक्सेलरेशन को कैलकुलेट ना करके हम क्या फाइंड करते हैं, उसकी एवरेज वेलोसिटी को। तो किसी भी कंडक्टर्स के अंदर जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके कंसेक्यूटिव कॉलिजन से जो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी मिलती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के एवरेज वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं। ओके, तो सपोज करो कि ये एग्जांपल जैसे हमने लिया था, ऐसे हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ सपोज कितना है, L है। तो ये एक हमारा कंडक्टिंग वायर है ये, और सपोज करो कि इस कंडक्टिंग वायर का जो लेंथ है वो कितना है, वो L है, ठीक है। L लेंथ का वायर है। इनिशियली इसमें क्या था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, एक ऐसे मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव कर रहा है, कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं, क्लियर। n इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो n इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है। क्यों कर रहे हैं, तो हमें पता है कि मेटल्स के अंदर, यानी कि कोई भी तरह का कंडक्टिंग मटेरियल्स है या कंडक्टर है, तो ऐसे मटेरियल्स के अंदर जो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी रखते हैं, खास करके मेटल्स की हम बात करें तो जैसे कॉपर की वायर है, एल्यूमिनियम है, दूसरा कोई भी मेटल है, तो ये सारे सब्सटेंस A to Z सारे सब्सटेंस किससे बने हुए हैं, तो हमें पता है कि वो एटम से क्रिएटेड है। एटम क्या करता है कि एटम का न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, और उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उस न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना, उस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ। उसमें से उसके आउटर ऑर्बिट में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करने के लिए तैयार होते हैं,
और कुछ के पास ये मूव करने लायक एनर्जी नहीं क्रिएट हो पाती है। और जिनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो थोड़ी सी भी एनर्जी लेके मूव करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये मेटल्स के अंदर होते हैं। तो सपोज ये वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर मैं इसको नॉर्मल, अगर ये एनर्जी टेम्परेचर पे भी रखूं, रूम टेम्परेचर में भी रखूं, तो आपको पता है कि ऐसे कंडीशन में भी इतना सफिशिएंट, अगर यानी कि रूम टेम्परेचर का मतलब अगर मैं इसको 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन पे भी अगर रख दूं, तो इनको इतना सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है इन एटम्स के अंदर रहे हुए इलेक्ट्रॉन्स को कि वो रैंडम मोशन कर सके। और ये वही मोशन हो रहा है। फिलहाल हमने कुछ नहीं किया, कंडक्टिंग वायर है, नॉर्मली है, और ये इस तरह से मूव कर रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, और इसमें बहुत सारे हैं एटम्स, तो ये किसी ना किसी से जाके तो टकराएगा। और जैसे ही जाके ये टकराएगा तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, जैसे ही जाके टकराएगा इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, है ना। इस तरह से ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरह से जो कोलाइड, जब सारे इलेक्ट्रॉन किसी से कोलाइड करेंगे तो ऐसे तो सारे की 0 हो जानी चाहिए वेलोसिटी, और फिर रुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है, जैसे ही इसके पास गया तो मैंने कहा ना कि एनर्जी मिलेगा, तो एनर्जी मिलते ही क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा। ठीक है, वो एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन मूव होगा। वो इलेक्ट्रॉन कौन हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन जो यहां पे से यहां पे एब्जॉर्ब हुआ खुद भी हो सकता है, या फिर तो इसके बैलेंसमेंट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है जो मूव कर जा रहा है। क्लियर। और जो मूव कर रहा है उसका भी वेलोसिटी कैसा है, रैंडम है। यानी उसकी वेलोसिटी और उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन भी हमें नहीं पता कि वो किधर जाएगा, कितने स्पीड में जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, वो भी हमें नहीं पता। ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम पार्टिकल का क्या करें, ऐसे ही अगर पार्टिकल्स यानी ऐसे ही कंडक्टर के अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। कॉलिजन के बाद जो उसकी वेलोसिटी आएगी, जो फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, ऐसे वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। क्लियर हुआ। तो हम देखते हैं। अब सपोज करो कि ये जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, सो देयरफॉर लेट the initial velocity of the free electrons are u1 u2 u3, ऐसे कहां तक है, पूरा un तक है। ठीक है। so therefore the average velocity of these electrons क्या होगा, तो इसको हम ले लेते हैं u average is equal to u1 plus u2 plus u3, कहां तक है पूरा ऐसे, प्लस un अपॉन n। और ये जो एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है इनकी एवरेज, ये कंडीशन में वो कैसा होता है, वो 0 होता है। रीजन क्या है, तो ये वेक्टर, जब मैं इसको वेक्टर में प्रेजेंट करूंगा तो इसका जो वेक्टर एडिशन होगा इन वेलोसिटी का, वो कैसा होगा, वो 0 होगा। क्यों होगा, तो फिलहाल तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इधर मैक्सिमम है, इधर मैक्सिमम है, इधर मैक्सिमम है, इधर मैक्सिमम है, क्योंकि इनकी रैंडम मोशन है, हर डायरेक्शन में है। तो जब ये सारे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो इनकी जो एवरेज जो वेक्टर एडिशन है इन वेलोसिटी का, इस इनिशियल वेलोसिटी का, ये वेक्टर एडिशन ही हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। और यही वेक्टर एडिशन का ही कमाल है, इसके वजह से हमें 0 मिलता है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्शन के साथ शो करूंगा तो एक पॉजिटिव में आएगा, एक नेगेटिव में है, एक ये अलग है। तो इस तरह से जब बहुत सारे पार्टिकल हैं, n पार्टिकल्स हैं, इन n पार्टिकल्स का जो एवरेज वैल्यू होगा वो कैसा है, वो 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो ये कंडक्टर था, जो ये वायर था, अब इस वायर को हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल एजेंट यानी कि एक बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। क्लियर। इसको हमने क्या किया, एक
एक्सटर्नल एजेंट यानी एक बैटरी के साथ में हमने कनेक्ट कर दिया। आपको पता होगा कि बैटरी का या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कहां होता है, तो वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होता है ना, ये डायरेक्शन है। अब क्या होगा, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये सब जो नेगेटिव चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा ये डायरेक्शन में, है ना। और क्लियर दिख रहा है कि ये फोर्स क्या है, ये फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, ये आपको पता है। और आपको ये पता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्लियर। तो ये होगा, जिससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को जहां जाना चाहिए था, जैसे कि इसको मैं ले लेता हूं, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर है, तो सपोज कि यहां आके कोलाइड करता, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होगा, अपना जो डायरेक्शन थोड़ा सा मुख्य, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, और फोर्स इधर लगने से जो इसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, सपोज ये इसकी वेलोसिटी है, वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा, वो और इधर मूव करने जाएगा। ऐसे ही सबका मूवमेंट जो है वो डायरेक्शन क्या होगा, वो बदल जाएगा, है ना। तो इसके ऊपर जो अप्लाई होने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो कितना होगा, सो देयरफॉर नाउ द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से अप्लाई होने वाला फोर्स हो जाएगा E इंटू वेक्टर E, लेकिन ये फोर्स फील्ड के ऑपोजिट है, तो माइनस E इंटू वेक्टर E। इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं और ये इक्वेशन हमारा 2। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, यहां तक समझ में आ गया। ओके, अगला, नाउ द एक्सेलरेशन। अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों नहीं फाइंड किया, है ना, वो है उसका रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा रीजन है। तो कितना हो जाएगा, तो पहले हम फोर्स पर देख लेंगे क्या होगा, F इज इक्वल टू होगा m वेक्टर A। तो A की वैल्यू इक्वेशन 2 से अगर मैं पुट करूंगा F की वैल्यू, तो मुझे मिलेगा माइनस E इंटू वेक्टर E इज इक्वल टू m वेक्टर A। कहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2। तो मुझे क्या मिल गया, तो मुझे मिला वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर E अपॉन m। क्लियर, इक्वेशन 3। ठीक है, फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं एक की बात कर रहे हैं। तो अब उस एक का जो है, इसको हम मिटा लेते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो अब जो इसकी जो कॉलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी है, यानी कि जो एक पार्टिकल्स की जो हम बात कर रहे थे उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसा होगा, सो देयरफॉर नाउ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगा v1। हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसलिए मैं यहां पे 1 ले रहा हूं, इज इक्वल टू u1 प्लस a इंटू t। क्लियर, 1। तो यहां पे हम रिलैक्सेशन टाइम लेते हैं, तो मैं इसको ले लेता हूं u1, a की वैल्यू कितनी आई थी, तो वो हमें मिला था माइनस e वेक्टर E अपॉन m इंटू τ1। क्लियर हो गया, हाँ, ओके। तो इसको हम t ही ले लेते हैं, तो ये कौन सा टाइम है, तो ये हो गया हमारा रिलैक्सेशन टाइम। अब देख लेते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या है। जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक कॉलिजन के बाद, मूव करने के बाद जाके कहीं पे एब्सॉर्ब हो रहा है, यानी जो इसका सक्सेसिव कॉलिजन है, 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम है उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम करते हैं। यानी कि द टाइम ड्यूरिंग द 2 सक्सेसिव कॉलिजन या द टाइम बिटवीन द 2 सक्सेसिव कॉलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ओके। तो ये हो गया उसका क्या, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 4।
So now the average velocity of an electron, तो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो v एवरेज ए बी जी 1 के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, यहां पे हम 1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा? u1 प्लस v1, यही होता है मेरे ख्याल से, तो अपॉन 2, है ना? तो हमें क्या मिलेगा? तो u1 और v1 का हमें वैल्यू मिला, यहां से हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन 4 से, u1 माइनस ई वेक्टर ई अपॉन एम अपॉन 2 है, ये है ना? ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? तो यहां पे मुझे मिल रहा है 2u1 प्लस कितना है? तो प्लस हमें मिल रहा है, सॉरी माइनस अपॉन 2 लिख सकता हूं, माइनस ई वेक्टर ई अपॉन 2m। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमें मिला एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ये 2 से ये 2 कैंसल, तो ऐसे ही क्या होगा? नाउ फॉर अदर इलेक्ट्रॉन्स, तो अब हम देखते हैं जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा? तो v एवरेज 2, तो सेकंड के लिए भी हमें ऐसे ही मिलेगा, u2 प्लस क्या हो जाएगा? सॉरी माइनस ई वेक्टर ई अपॉन 2m। ठीक, ऐसे ही v एवरेज n इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? तो मुझे मिलेगा un माइनस ई वेक्टर ई अपॉन 2m, ये मिलेगा। ओके, ठीक है, अच्छा हम भूल गए यहाँ पे टाउ 1 टाउ 2, सॉरी टाउ 1 टाउ 2 और यहाँ पे टाउ 1। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ओके, सो नाउ द एवरेज velocity of all the electrons, या फिर हम कह सकते हैं n इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा? तो v एवरेज इज इक्वल टू मुझे मिलेगा v एवरेज 1 प्लस v एवरेज 2, ये जो हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड किया था एक एक इलेक्ट्रॉन का, ऐसे ही v एवरेज n अपॉन क्या हो गया? n हो गया। तो मुझे क्या मिला? तो आप यहां पे देख सकते हो क्या मिल रहा है। अगर मैं पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? u1 ऐसे u2 ऐसे ही un, तो मैं इसको लिख लू u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un अपॉन n। माइनस कितना होगा? देखो माइनस कितना है? ई अपॉन 2m इंटू टाउ 1 ई अपॉन 2m इंटू टाउ 2, तो ऐसे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे माइनस ई वेक्टर ई अपॉन 2m इंटू कितना है? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस कहां तक पूरा? टाउ n अपॉन n। हो गया। तो फाइनली हमें मिल रहा है v एवरेज इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू देखो आप जरा, इक्वेशन 1 में हमने कुछ देखा था, क्या था एवरेज वैल्यू? 0, और ये कितना हो गया? माइनस ई वेक्टर ई अपॉन 2m इंटू टाउ, क्योंकि ये हो गया एवरेज टाइम, या फिर तो हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इस एवरेज वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो vd इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर ई अपॉन 2m इंटू टाउ। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो ये एवरेज वेलोसिटी जो है, अगर शायद आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो हम देख लेते हैं। जो ये एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी ही क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि vd इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर ई अपॉन 2m इंटू टाउ। ठीक है, तो डेरिवेशन समझ में आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है?
जो कॉलिजन के बाद जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं कुछ एनर्जी को लेके, उन इलेक्ट्रॉन्स यानी फाइनल जो वेलोसिटी है, उस फाइनल वेलोसिटी के एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गया? आपको कई जगह पे यही फॉर्मूला अलग अलग बुक्स में हमें आपको ऐसा भी मिलेगा, Vd इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम। तो ये अलग अलग जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट है, जो अलग अलग तरह की जो कैलकुलेशन है, वो उसके बेसिस पे दिया जाता है। तो वो वहां पे भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन याद रखना ये हमारे एनसीईआरटी के सोल्यूशन है और ये कॉन्सेप्ट ज्यादा एक्यूरेट है। आपको एससी वर्मा भी यही फॉर्मूला डिराइव्ड मिलेगा, थोड़ा सा तरीका अलग है लेकिन आपको डिराइव्ड यही मिलेगा। और हमने जो देखा ये अपने एनसीईआरटी में भी यही है, वहां पे भी अलग थोड़ा सा है, आप वहां पे भी उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हो। बाकी ये मेरे ख्याल से ज्यादा सिंपल तरीका है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में मेंशन कीजिए कि अभी भी आपको डाउट है। मेथड थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, अलग तरीके से बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीटली समझ में आए। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो और प्लीज 400 और सब्सक्राइबर है, मोनेटाइज हो जाएगा तो और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और 400 जल्दी से कंप्लीट करो ताकि 1K सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच। और जल्दी से इसे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके।